बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड की जो टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस, पॉलीमर सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वगैरह, जो क्रिस्टल लैटिस का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ा कर और मजीद इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स को डीफॉर्म करना, यानी शक्ल को बिगाड़ देना। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे अगर हम सॉलिड को गौर से देखें, मैंने अपने पहले लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से ये सब बातें समझाई थी। मैंने ये कहा था कि एक्चुअली जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड कोई भी किसी किस्म का भी सॉलिड ले लें, ये सॉलिड हम कोई भी ले लें, कोई भी ले लें, उसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो बड़े पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर हम उनको गौर से देखें, दे आर क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल। और जब हम उनको बेंड करने की कोशिश करते हैं, दे कैन नॉट बी बेंड इजीली। Why? Because we need so much force. उनके अंदर cohesive forces बड़ी strong होती हैं. They attract each other with large force and they move in oscillatory motion. वो oscillatory motion में move कर रहे होते हैं। कोई भी एटम अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह पे जाने को तैयार नहीं होता। नतीजा ये होता है कि आप किसी भी सॉलिड में इतनी आराम से डिफॉर्मेशन नहीं ला सकते। फिर आपको क्या करना पड़ता है? अच्छा, सॉलिड इसकी भी टाइप्स हैं, जैसा आपको पहले लेक्चर में बताया था। कुछ ऐसे होते हैं ग्लासी किस्म के सॉलिड्स, जिनको मोड़ा जाए तो वो आराम से मुड़ जाते हैं। इनफैक्ट जैसे रबर वगैरह होगी, उसको आराम से मोड़ा जा सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो बहरहाल डिफॉर्मेशन कहा जाता है कि किसी भी सॉलिड को आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप उसको उसकी शेप में चेंज लेकर आ जाए। The change in shape, length or volume of a solid when it is subject to an external force, subjected to an external force। जब भी किसी बॉडी की लेंथ में, फर्ज करें मैं किसी स्प्रिंग को खींचता हूं, लेंथ में चेंज ले आता हूं, या उसकी एरिया में चेंज ले आता हूं, या उसकी शक्ल में चेंज ले आता हूं, तो मुझे जब एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऐसा काम करना पड़े तो इसको डिफॉर्मेशन इन सॉलिड कहा जाता है। प्लास्टिक को खींचा, उसमें डिफॉर्मेशन कर ली, लोहे को खींचा या प्रेस किया, उसमें डिफॉर्मेशन कर ली। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड अ डिफॉर्म्ड बॉडी, यानी उस बॉडी को हमने डिफॉर्म कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस, जिसको सिग्मा से भी जाहिर किया जाता है। स्ट्रेस, स्टूडेंट, स्ट्रेस कहते होते हैं कि जब किसी भी बॉडी के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिफॉर्मेशन के लिए फोर्स लगाई जाए। यानी अगर फर्ज करें हमारा ये स्प्रिंग है, मैं जनरली समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये हमारा एक स्प्रिंग है। मैं अगर इस स्प्रिंग को पे फोर्स लगाकर इसमें डिफॉर्मेशन लाना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये स्प्रिंग मेरा थोड़ा सा जो है इसमें एलोंगेशन क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? एलोंगेशन। तो इस फोर्स की वजह से एक्चुअली इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितनी मेरी फोर्स लगी है उसकी जो रेशो होगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसको स्ट्रेस कहा जाता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, याद रखें। इसकी कोई यूनिट कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा, फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल। ये आपने प्रेशर में पढ़ा होगा, प्रेशर भी ऐसा ही है कि उसमें भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, तो उसको भी पास्कल कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस की जो डायमेंशन है वो क्या होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी? स्ट्रेस जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप लोगों ने ये पढ़ा था न्यूटन होता है के जी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर्स पर मीटर स्क्वायर आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मीटर और पर मीटर स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर मीटर आएगा, ये पर सेकंड स्क्वायर आ गया। के जी की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, आपने पढ़ा हुआ है। मीटर की होती है लेंथ और ये -1 आएगी। सेकंड की होती है टी -2 आएगी। तो ये होगा ml -1 t -2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो स्ट्रेस की जो डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स ये होती है हमारे पास। आमतौर पे स्ट्रेस की 3 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है इसकी, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। एक होती है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और एक होती है हमारे पास शेयर स्ट्रेस। तीनों में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जब आप किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाएं और उसकी सिर्फ लेंथ में चेंज आए। यानी फॉर्मूला यही है, ये तीनों का फॉर्मूला सेम है। स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A यही है, यूनिट भी वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही चीज सेम है। यानी इट इज सेम as you have studied before. So what is the difference between all these three? So if you apply a stress and that actually changes the length, like spring की length में अगर सिर्फ changes आए, so that is called tensile stress. उसको tensile stress कहते हैं, कहा जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस जो किसी की वॉल्यूम में चेंज लिया है, डिफॉर्मेशन लिया है, तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहा जाता है। और जो लास्ट है शेयर स्ट्रेस, यानी ऐसा स्ट्रेस जो किसी की शक्ल में चेंजेस लेकर आ जाए, उसको वॉल्यूम शेयर स्ट्रेस कहा जाता है। यानी शेप में चेंजेस, यानी ये लेंथ में चेंज पैदा करता है, ये हमारे पास वॉल्यूम में चेंजेस पैदा करता है, और ये हमारे पास शेप में चेंजेस पैदा करता है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 स्ट्रेस मजीद आगे जो हैं, ये 5 मजीद आगे जो हैं, हम इनको पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 है कंप्रेस, कंप्रेशन भी कहा जाता है इसको, बल्कि कंप्रेशन ज्यादा बेहतर रहेगा लफ्ज। एक है टेंशन, एक है शेयर, एक टॉर्शन, एक बेंडिंग। ये 5 है। जब भी स्टूडेंट आप किसी भी बॉडी में स्ट्रेस लगाते हैं, किसी भी बॉडी में, लाइक किसी भी आप प्लास्टिक पे लगा लिया, लोहे पे लगा दिया, तो या तो आप उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं या आप उसको एलोंगेट कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। अगर तो आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उस कंप्रेस वाले स्ट्रेस को कंप्रेशन कहा जाएगा या कंप्रेस्ड स्ट्रेस कहा जाएगा। टेंशन है, जैसे अगर फर्ज करें हमारे पास एक कोई भी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को एक जगह से एक बॉडी खींचती है और वो स्ट्रिंग किसी के साथ बंधा हुआ है, तो आप जब उसको खींचेंगे, लेट से अगर एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, मैं इसको यहां से फोर्स लगाता हूं और ये स्ट्रिंग यहां बिल्कुल किसी से टाई हुआ है, तो यहां इसकी अपोजिट साइड पे टेंशन प्रोड्यूस होगी। एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि आपने उसके अंदर फोर्स भी लगाई है उसके यूनिट एरिया पर। तो ये जो टेंशन पैदा हुई है, तो इसकी ये पार्ट जो है ये टेंशन वाले स्ट्रेस में चली जाएगी। अगला है शेयर। शेयर में ऑलरेडी बता चुका हूं, शेयर स्ट्रेस वो होता है जो शक्ल को चेंज करता है। टॉर्शन, ट्विस्टिंग, यानी अगर आप किसी भी चीज को ट्विस्ट, तोड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे, तो जो उसकी ट्विस्ट पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड टॉर्शन। और लास्ट है बेंडिंग, किसी को बेंड कर देना। जैसे मैं अपनी टांग को बेंड कर देता हूं, मैं अपने हाथ को बेंड कर देता हूं, सो ये एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की एक्चुअली ये 3 टाइप्स और ये 5 जो है डिफरेंट मजीद पार्ट्स आ गए, तो इनमें यही होता है, लेकिन एज अ होल इसका फार्मूला F/A ही रहता है, और इसकी जो डायमेंशन है वो ml -1 t -2 रहती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट को पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस पैदा करेंगे, इनफैक्ट अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी।
यानी इसकी एग्जांपल यूं है, फर्ज करें अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, हालांकि चलिए दिस इज वेरी हार्ड बॉडी, अगर ये मेरे पास कोई सॉफ्ट बॉडी होती, मैं इसको प्रेस करता तो मैं एक्चुअली इसके लेंथ में या इसके विड्थ में या इसकी वॉल्यूम या इसके एरिया में डेफिनेटली चेंजेस लेकर आ जाता। स्प्रिंग की एग्जांपल भी मैंने दी बहुत दफा कि स्प्रिंग को आप खींचे तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप क्या लेने जा रहे हैं, चेंजेस लाने जा रहे हैं। स्ट्रेस तो अप्लाइड फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, लेकिन स्ट्रेन का ताल्लुक होता है कि जो आपको रिजल्ट मिला। यानी अगर फर्ज करें हमारे पास ये एक रॉड है, ये एक रॉड हम ले लेते हैं, ये एक रॉड है छोटा सा, कॉपर रॉड ले लेते हैं, ये कॉपर का एक रॉड है, मैं थोड़ा बड़ा करके बनाया, ये एक छोटा, और इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है हमारे पास वो एल दी हुई है, यानी ओरिजिनल लेंथ एल है, और मैं इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यानी मैं इस पे स्ट्रेस लगाता हूँ इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और मुझे इसके अंदर एलोंगेशन फील होती है, यानी ये इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, यानी इतना तो ये लेंथ था ना, ये यहां से यहां तक ये लेंथ था, ये जो चीज एक्स्ट्रा है इसको डेल एल कहा जाता है, डेल एल, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी यहां से यहां तक लेंथ और यहां से यहां तक मजीद एलोंगेशन प्रोड्यूस की जो आप लेकर आए। एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमारे पास ये लेंथ थी 2 मीटर की और इसकी जो एलोंगेशन हुई वो हमारे पास 0.02 होगी, तो स्ट्रेन कहते हैं एक्चुअली कि द टोटल चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले में आपकी चेंज कितनी प्रोड्यूस हुई, यानी ये वाला फार्मूला, यानी चेंज इन लेंथ कितनी है 0.02 और ओरिजिनल है हमारे पास 2, तो इन दोनों का जो रेशो होगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअली स्ट्रेन, यानी अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 0, तो 1/100 आ जाएगा स्ट्रेन। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो हम जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगी। क्यों? रीजन क्या है? एक्चुअली स्ट्रेन का ज्यादातर ताल्लुक जो होता है ना वो इसके साथ होता है, इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये चीज कांस्टेंट होती है, ये ओरिजिनल लेंथ है, आप बढ़ाएं भी ओरिजिनल उतनी ही इसके साथ होती है। तो आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी चेंज पैदा होगी, जितनी चेंज बढ़ेगी स्ट्रेन भी बढ़ेगा। एक्चुअली स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास चेंज इन लेंथ के, यानी जितनी जितनी लेंथ बढ़ेगी इसका मतलब है उतना ही स्ट्रेन आप लोगों ने लगाई है उसके अंदर। स्ट्रेन के बढ़ने से स्ट्रेन जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना स्ट्रेस लगाया था आपने। तो अगर हम थोड़ा और फोर्स लगा ले तो ये 0 पॉइंट हो सकता है 4 पे चला जाए, 0.04 पे, तो हमारी स्ट्रेन की वैल्यू और बढ़ जाएगी। डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस की तरह स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स होती है, मेजर 3 टाइप्स, जिसमें एक है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन और एक है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एक है हमारे पास स्टूडेंट्स शेयर स्ट्रेन। ये 3 टाइप्स हम लोगों को पता होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेन स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से आपकी चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ और चेंज इन लेंथ और लेंथ की रेशो होती है इसमें। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसको कहते हैं जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, लेंथ की चेंज नहीं होती, विड्थ भी चेंज होती है, यानी ओवरऑल सारा वॉल्यूम चेंज होता है। अगर लेंथ के साथ साथ विड्थ भी चेंज हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम भी आपका चेंज हो गया। तो वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से जो आपका जितना वॉल्यूम चेंज हुआ उसको हम कहेंगे स्ट्रेन, और वो होगी कौन सी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आखिरी है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन शेप में चेंज पैदा करती है। यानी एग्जांपल देखें, फर्ज करेंगे मेरे पास एक 3D टाइप का एक क्यूब है, ये देखिए मेरे पास एक क्यूब है, मैंने ड्रॉ कर लिया, ये क्यूब है, ये क्यूब है, मैं इसके इस जगह पर फोर्स लगा देता हूं, ये फोर्स लगा देता हूं। इसका ये वाला जो वो है, जो हमारे पास जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये थोड़ी सी, ये जब इस पे फोर्स लगेगी ये थोड़ा सा आगे चला गया, यानी आगे यूं, यानी थोड़ा आगे चला गया, यानी एक्चुअली ये आगे चला गया, यहां पहुंच गया इस जगह पर, यानी इतनी जो है उसमें चेंज आ गई, यानी इतना डेल्टा एक्सचेंज हो गया। ओरिजिनल क्या था हमारा? ये था, इसके मुकाबले में, यानी इसके मुकाबले में इतनी चेंज आ गई हमारे पास।
ये एंगल हमारे पास एक्चुअली 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है हमारे पास थीटा। यानी पहले जब ये यहां था इस जगह पर तो कोई एंगल नहीं था, आप जितना जितना फोर्स लगा रहे हो एंगल बढ़ रहा है, यानी जितनी फोर्स लगा रहे हो आप इसके अंदर ट्विस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, उतना इसको मोड़ रहे हो, उसकी शक्ल में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक्चुअली एंगल के बढ़ने की रीजन दैट अप्लाइड फोर्स है। तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला थीटा है। आपको पता है कि जो स्ट्रेन होती है वो जो चेंजेस आई ओरिजिनल के हिसाब से, वही जिस तरह ये लेंथ में चेंजेस ओरिजिनल के हिसाब से, वॉल्यूम में चेंजेस ओरिजिनल के हिसाब, ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से, तो शक्ल में चेंजेस ओरिजिनल के हिसाब से, ओरिजिनल यहां थी। तो आमतौर पे ये अगर 90 डिग्री का है तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस हो जाएगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 के बिल्कुल सामने वाला है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा जो है स्टूडेंट्स tan थीटा के इक्वल होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये। तो ये हमारे पास जो शेयर स्ट्रेन आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास tan थीटा के इक्वल आएगी। सो वी गॉट थ्री टाइप्स। इफ वी हैव चेंजेस इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। If we got the changes in volume with respect to original volume, then the strain so-called is called volumetric. And if you got the changes in angle, means shape, then it's also equal to tan theta. Then the strain called shear strain. I hope you got it. याद रखें, there is no unit of strain. Strain की कोई यूनिट नहीं होती। वजह इसकी मीटर है, इसकी भी मीटर है, मीटर मीटर कट गए, इसकी मीटर क्यूब है, इसकी भी मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब कट गए, इसमें भी अगर ये लेंथ मीटर है, ये मीटर आपस में ये कट गए। सो इट मीन देयर इज नो यूनिट फॉर स्ट्रेन। आई होप आप मेरी बात, तो इसकी जो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पर आई एम श्योर आप लोगों को ये बातें सारी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, सम टाइम ऐसा होता है, स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं। ये एक है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो ये क्या चीज है? ये एक फ्रेंच नेम है, फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने एक चीज बताई थी। उसने कहा था कि सम टाइम ऐसा होता है, फर्ज करें अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक डिफाइंड लेंथ है और एक डिफाइंड विड्थ दी है, जिसको ब्रेथ भी कह सकते हैं, ब्रेथ दी हुई है, ये ब्रेथ चौड़ाई, ये लंबाई दी हुई है। अगर हम फोर्स लगाकर ब्रेथ में चेंजेस लाने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, ये यूं प्रेस हो जाएगा, ये यूं प्रेस होके, और आप देखेंगे कि इसकी लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, यानी ब्रेथ में कमी आ गई। ये देखें, ये कमी आ गई। ओरिजिनल आपकी ये थी, यानी इतनी चेंज आ गई, ओरिजिनल ये थी, यानी इतनी चेंज आ गई ब्रेथ में। जबकि लेंथ ओरिजिनल आपकी यहां से यहां थी, तो इतनी इतनी लेंथ में भी चेंजेस आ गए, यानी लेंथ बढ़ गई और विड्थ कम हो गई। तो वो कितनी विड्थ कम हुई? ओरिजिनल विड्थ के हिसाब से। द चेंज इन ब्रेथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ब्रेथ, यानी ओरिजिनल ब्रेथ ये थी लेकिन चेंज इतनी आ गई, इसको टोटल कर लें आप, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ ये थी लेकिन इतनी इतनी बढ़ गई हमारे पास, तो जितनी चेंज हुई उसको आपने, या चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, इनकी रेशो को हम पॉइजन्स रेशो कहा जाता है। ये तब होता है जब हम कभी किसी विड्थ पर फोर्स अप्लाई करें तो विड्थ तो छोटी हो जाए लेकिन लेंथ बड़ी हो जाए, यानी एक चीज के बड़ा होने से दूसरी चीज में कमी, या एक में कमी होने से दूसरी चीज में इजाफा हो जाए। अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं, डेल्टा बी ओवर बी मल्टीप्लाई एल ओवर डेल्टा एल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एक राइट फॉर्मूला भी आ सकता है। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको कहते होते हैं पॉइजन्स रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो डन है, जब आप किसी भी बॉडी में, लेट्स से ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हम एक सिलेंड्रिकल शेप की एक बॉडी ले लेते हैं, ये हमारे पास बॉडी है और इसकी लेंथ हमारे पास डिफाइन है। ये हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, या फिर हम फोर्स यूं भी कर सकते हैं कि हम यूं अप्लाई कर लेते हैं फोर्स। ये ओरिजिनल लेंथ है,
हम जब फोर्स बाहर अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली इसकी ओरिजिनल लेंथ में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी, और जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी ओरिजिनल लेंथ में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी। और ये क्यों मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लगाने से। तो स्ट्रेस जब भी लगाएं चेंज इन लेंथ होती है, और जहां चेंज इन लेंथ हो जाए या चेंज इन वॉल्यूम हो जाए, इवन समटाइम वॉल्यूम में भी चेंजेस आ जाती है, समटाइम इसकी शक्ल में भी चेंजेस आ जाती है, यानी स्ट्रेन पैदा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेन का ताल्लुक है चेंज कि अगर आप चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी स्ट्रेस के बढ़ने से हमारा स्ट्रेन भी बढ़ता है। जितना जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, और ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात हमने हुक्स लॉ में भी पढ़ी थी, हुक्स लॉ में भी पढ़ी थी अगर याद हो तो। हुक ने भी हमें कहा था कि जितना जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतनी उतनी स्ट्रेन हमारी बढ़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, चले मैं स्ट्रेस ही लिखता हूं, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगेगा और कांस्टेंट लगेगा। स्ट्रेन यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड कांस्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होती है वो हर वक्त कांस्टेंट होती है। यानी मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा क्या मतलब हुआ इसका, समझाने वाला इसका मतलब क्या मतलब हुआ। देखें, फर्ज करें अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। अगर हमने स्ट्रेस लगाया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का और स्ट्रेन 0.1 पैदा हुई है, तो अगर हम स्ट्रेस 2 लगाते हैं तो स्ट्रेन भी 0.2 पैदा होगी। स्ट्रेस 3 लगाते हैं ये भी 0.3 होगी, स्ट्रेस 4 लगाते हैं ये भी 0.4। यानी जिस जिस रेशो से ये बढ़ता जा रहा है इस रेशो से ये भी बढ़ेगा। अगर मैं इन दोनों की रेशो फाइंड कर लूं, रेशो यानी रेशो फाइंड आउट कर, 1 डिवाइड 0.1 करें 10 आएगा, 2 डिवाइड 0.2 करें 10 आएगा, 3 डिवाइड 0.10 करें 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। यानी सब में रेशो हमारे पास इक्वल आती जा रही है। ये जो रेशो है ये कांस्टेंट होती है, और इस कांस्टेंट को कहते होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको? इलास्टिक कांस्टेंट कहा जाता है। यानी इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास इक्वल हो गया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या चीज है? स्ट्रेस एफ ओवर ए को कहते हैं, स्ट्रेन डेल एल ओवर एल को कहा जाता है। तो बहरहाल मैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इसका लिख दिया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया इलास्टिक कांस्टेंट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इलास्टिक कांस्टेंट की खुद टाइप्स भी होती हैं। 3 मेजर टाइप्स हैं। इसकी एक टाइप है दैट इज कॉल्ड यंग, अच्छा इलास्टिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसको इलास्टिक मॉडुलस भी कहा जा सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मॉडुलस भी कहा जा सकता है, इलास्टिक मॉडुलस। मेरी बात एक याद रखें बच्चों, आप जब स्ट्रेस दे रहे हो तो ये सारा काम इलास्टिसिटी की रेंज में होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप किसी चीज की इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर जाएं तो फिर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, फिर बात आगे चली जाती है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर इसी के हवाले से होगा। अगर ऐसा हो कि आप एक बियॉन्ड द लिमिट चले जाएं तो फिर क्या होगा? तो फिर जो होगा वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे लाजमी समझेंगे, क्योंकि उसके आगे कुछ और लिमिट्स हैं जिनमें प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, फिर प्लास्टिक लिमिट है, फिर फ्रैक्चर है, बहुत सारी लिमिट्स आगे हमारे पास चलती जाती है। तो इंशाल्लाह कल हमारा टॉपिक उसी के हवाले से होगा। फिर मैं ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डक्टाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। इलास्टिक मॉडुलस की आमतौर पे 3 टाइप्स हैं। एक है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। एक है हमारे पास बल्क मॉडुलस, और एक है हमारे पास शेयर मॉडुलस। ये 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस के। यंग मॉडुलस तब होता है जब आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं और बॉडी के अंदर भी टेंसाइल स्ट्रेन ही पैदा होती है। यानी इसको वाई से जाहिर किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन ही पैदा करता है। बच्चों नजर आ रहा है? तो टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला, स्ट्रेस का तो एफ ओवर ए ही होता है, टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल एल ओवर एल। ये इसको मजीद एल को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ बाई ए। बल्क मॉडुलस,
बल्क मॉडुलस, अच्छा ये तो यंग मॉडुलस तो समझ आ गया क्या था हमारे पास। यंग मॉडुलस को वाई से कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो होती है। अगला बल्क मॉडुलस जिसको बी से जाहिर कहता है, ये वाला, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशो को कहा जाता है। यानी ऐसा स्ट्रेस जो किसी स्ट्रेन में, जो किसी में स्ट्रेन वॉल्यूम में लेकर आए, यानी चेंजेस वॉल्यूम में आ जाए, लेंथ में भी आ जाए, विड्थ में भी आ जाए और हाइट में भी आ जाए, तीनों डायमेंशन में आ जाए। ये देखें बल्क मॉडुलस बी से जाहिर कहता है। तो चूंकि फॉर्मूला यही है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला तो एफ बाई ए होता है, लेकिन स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल वी ओवर वी होगा, क्योंकि आप एक्चुअली चेंज किस में ला रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं। शेयर मॉडुलस, अच्छा इसी तरह शेयर मॉडुलस में आप चूंकि शक्ल में चेंज लेकर आते हैं, शक्ल में, तो शक्ल की चेंजेस का मैंने आपको स्ट्रेन दिखाया था, उसका स्ट्रेन जो है ना वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो एक्चुअली उसका फॉर्मूला तो शेयर मॉडुलस का भी यही होगा, एफ ओवर ए स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेन में हमारे पास आ जाएगा tan थीटा, जो हम वो थीटा लगा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ माइनस का साइन भी लगाया जा सकता है आपकी बुक में। जो वॉल्यूम होता है वो कम हो रहा होता है, यानी जो चेंज है वो अगर कम हो रही हो तो उसको नेगेटिव साइन हमने लाजमी लगाना होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी, जनरली आपको ये समझाने के लिए किया था। तो हमने क्या पढ़ा, इलास्टिक मॉडुलस की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। अगर टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो हो तो यंग मॉडुलस, बल्क में वॉल्यूमेट्रिक की रेशो होगी और शेयर में शेप की रेशो होगी। लेकिन स्ट्रेस के फार्मूला सब में एफ ओवर ए ही लगेगा, स्ट्रेन के फार्मूले में हमारे पास चेंजेस आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 2 का अपना ख़त्म करते हैं। आई विश के लेक्चर नंबर 3 शुड बी आवर लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। तो तब तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम।